स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के मार्स मिशन के बारे में, मार्स 2020, जिसमें परसिवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा गया है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे इसे वहां क्यों भेजा गया है और ये रोवर कितना एडवांस है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या फीचर्स है इसके और इससे हमें भविष्य में क्या फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्स पर किस तरह की आवाज़ आती है वो भी आपको सुनाएंगे। तो आखिर तक बने रहना इस वीडियो पर, कुछ भी स्किप मत करना, बहुत कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोवर का किरदार बहुत अहम होता है। रोवर मतलब एक ऐसा वाहन जो दूसरे ग्रहों के सरफेस पर चल सके, और परसिवरेंस रोवर कोई पहला रोवर नहीं है जो मार्स पर पहुंचा है। अब तक मार्स पर कुल 4 रोवर्स चलाए गए हैं, मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। इन चारों रोवर्स के बाद परसिवरेंस 5वां है और ये पांचों रोवर्स चलाने का काम अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट रोवर की बात करते हैं, मार्स पाथफाइंडर की। इस मिशन को 4 दिसंबर 1996 को लॉन्च किया गया था। ठीक 7 महीने के सफर के बाद 4 जुलाई 1997 को ये सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुआ था। इस मिशन ने प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि ये पहली बार था जब हम इंसानों ने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोवर भेजा था। पर ये रोवर बस कुछ ही महीनों तक काम कर पाया और 27 सितंबर 1997 में हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसके बाद 10 जून 2003 को स्पिरिट को लॉन्च किया गया और 7 जुलाई 2003 को अपॉर्चुनिटी को। दोनों भी रोवर्स जनवरी 2004 को सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुए। इन दोनों ही मिशनों ने मार्स के बारे में हमारी समझ और जानकारियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पर 25 मई 2011 को हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और फिर मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी 13 फरवरी 2019 को हमारा साथ छोड़ दिया। मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए नासा ने 26 नवंबर 2011 में अब तक के सबसे ज्यादा एडवांस रोवर क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया। ये रोवर 6 अगस्त 2012 में मार्स के गेल क्रेटर में सक्सेसफुली लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर एक चलती फिरती लेबोरेटरी भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें उस वक्त के सबसे एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है जो कि मार्स के सॉइल, एंशिएंट लाइफ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सरफेस से लेकर उसके एनवायरनमेंट कंडीशन की स्टडी करने में सक्षम है। इस वक्त भी ये रोवर मार्स पर सही तरीके से काम कर रहा है और वक्त वक्त पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन धीरे धीरे ये रोवर आउटडेटेड होता जा रहा है। ऐसे में इसकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और पावर जनरेशन भी कम होती जा रही है। ऐसे में नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन के नेक्स्ट स्टेप में एक नए और एडवांस रोवर पे काम करना शुरू किया। नासा ने मिशन मार्स 2020 के अंडर अब तक के सबसे एडवांस परसिवरेंस रोवर को डेवलप किया, जो कि क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता है। और इसके अलावा नासा इस मिशन के अंतर्गत एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया, जिसे इंजेन्युइटी नाम दिया गया है। मार्स 2020 मिशन पिछले साल 30 जुलाई 2020 को एटलास V541 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। वही रॉकेट जिससे क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया था। फिर 6 महीने का सफर तय करने के बाद परसिवरेंस मार्स के करीब पहुंचा और मार्स के ऑर्बिट में एक चक्कर लगाया। तब तक साइंटिस्टों ने इसके उपकरणों की जांच की कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इसके बाद आता है इस मिशन का सबसे टफ फेज, लैंडिंग। हमने चंद्रयान मिशन में भी देखा ही है, जब परसिवरेंस मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तब इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसमें नीचे की तरफ एक हीट शील्ड लगी होती है जो रोवर को बचाए रखती है जब वो एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से एंटर करता है। जब मार्स के थिन एटमॉस्फेयर से घर्षण होने के बाद इसकी रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई, तब इसके पैराशूट खोल दिए गए। क्यूरियोसिटी की लैंडिंग भी लगभग ऐसी ही थी, पर परसिवरेंस की लैंडिंग में एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है जिसका नाम है टेराइन रिलेटिव नेविगेशन। इस टेक्निक के जरिए पहले रोवर के नीचे की ज़मीन देखी जाती है, कहीं कुछ बड़े बड़े पत्थर या उबड़ खाबड़ तो नहीं, या प्लेन सरफेस है। अगर वो लैंडिंग की जगह सेफ नहीं हुई तो रोवर अपनी दिशा बदलकर कहीं और लैंड करेगा। यही टेराइन रिलेटिव नेविगेशन है। परसिवरेंस की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्काई क्रेन का यूज़ किया गया। लैंडर में बूस्टर्स लगे होते हैं और कुछ केबल से रोवर लटकाया जाता है। जैसे ही रोवर ज़मीन पर रख दिया जाता है तो केबल्स अलग हो जाती है और ये स्काई क्रेन कहीं और लैंड करा दी जाती है।
तो इस तरह 18 फरवरी 2021 को परसिवरेंस रोवर सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुआ। दोस्तों, ये मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का सबसे एडवांस मिशन बताया जा रहा है। मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है मंगल की छानबीन करना और वहां से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का एक फ्लो बनाए रखना पृथ्वी तक। यही करने के लिए मार्स पर अलग अलग ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर ये सब भेजे जाते हैं नासा द्वारा और ये सब वहां से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं। दोस्तों, 2011 में गए क्यूरियोसिटी रोवर से हमें मार्स के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चली थी। उन बातों का कंक्लूजन ये है कि प्राचीन काल में मार्स पर लाइफ की सुइटेबल कंडीशंस हुआ करती थी। मतलब मंगल पर पहले ऐसे हालात थे जिससे वहां जीवन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन मंगल पर लाइफ के लिए सुइटेबल कंडीशंस का होना और मंगल पर लाइफ का होना ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं। तो प्राचीन काल में मंगल पर जीवन था या नहीं था? क्या कभी मंगल पर रहने लायक जीवन हो सकता है? क्या उसे ऐसा बनाया जा सकता है कि वहाँ जीवन संभव हो और हम वहाँ जाकर रह सके? ये सारे सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने परसिवरेंस रोवर वहाँ गया है। तो इस रोवर का मेन काम है मंगल पर प्राचीन जीवन के निशान ढूंढना और वहाँ से मिट्टी, चट्टान वगैरह के सैंपल्स इकट्ठा करना। परसिवरेंस रोवर को जेज़ेरो क्रेटर में उतारा गया है। क्रेटर मतलब बहुत बड़ा गड्ढा होता है और जेज़ेरो क्रेटर एक जगह है मार्स पर। साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि जेज़ेरो क्रेटर पर पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। साइंटिस्टों को ऐसी बहुत सारी जगह लगती है मार्स पर जो बहुत पहले तालाब हुआ करती थी, लेकिन जेज़ेरो क्रेटर में तालाब होने का मतलब ये है कि वहाँ माइक्रोब यानी कि सूक्ष्म जीवों के निशान ढूंढने के लिए वो एकदम परफेक्ट जगह है। जेज़ेरो क्रेटर को लेकर साइंटिस्ट इतने श्योर क्यों है? क्योंकि जेज़ेरो क्रेटर में एक पानी के अंदर आने का चैनल दिखाई देता है और दूसरा पानी के बाहर जाने का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले पानी भरा रहा होगा। और एक और प्रूफ ये भी दिखता है कि वहाँ डेल्टा डिपॉजिट्स नज़र आते हैं। तो डेल्टा डिपॉजिट्स हम जानते हैं कि जब पानी बहता है तब बनता है। जैसे सुंदरबन में है तो वहाँ एक डेल्टा बना हुआ है। तो डेल्टा तभी बनता है जब भी पानी का बहाव वहाँ से होता है। तो साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि अगर मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था तो इस क्रेटर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे और उसके कई 100 करोड़ साल बाद भी, उस पानी के सूखने के बाद भी, जीवन खत्म होने के बाद भी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सुराग हमें वहाँ मिल सकते हैं। परसिवरेंस की डिज़ाइन काफ़ी हद तक पुराने रोवर क्यूरियोसिटी जैसी है, लेकिन इसमें कई चीज़ें नई और एडवांस है। परसिवरेंस रोवर में 7 प्राइमरी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं क्योंकि साइंस ही ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का। हमें वहाँ से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही लेनी है ताकि अगले आने वाले ह्यूमन मार्स मिशन की हम तैयारी कर सके। इस मिशन में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं वो इस मिशन के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के काम आएंगे। मार्स पर इस मिशन के 4 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स है जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के गोल्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जियोलॉजी। इस ऑब्जेक्टिव में रोवर को पता करना है मार्स के एंशिएंट एनवायरनमेंट की जियोलॉजिक डाइवर्सिटी के बारे में और हैबिटेबिलिटी देखना है, मतलब वहाँ रहा जा सकता है या नहीं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पनपने के लिए पहले के एनवायरनमेंट की पहचान की जाएगी कि वो सुइटेबल था या नहीं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोबायोलॉजी, मतलब बायो सिग्नेचर तलाशना। कुछ खास पत्थर या चट्टानें जो कई सालों तक जीवन के सुराग सहेजने के लिए जाने जाते हैं, साइंटिस्ट उन्हें पहचान सकते हैं तो उन चट्टानों में प्राचीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के निशान ढूंढे जाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सैंपल कैचिंग। हमेशा से साइंटिस्ट ये कहते आ रहे हैं कि अगर हमें मार्स के जीवन के बारे में पता करना है तो हमें वहाँ के सैंपल्स पृथ्वी पर लाने होंगे, क्योंकि उनकी सही से जांच लेबोरेटरी में ही की जा सकती है जो कि पृथ्वी पर है फिलहाल। तो इसके लिए मार्स से कुछ सैंपल्स को पृथ्वी तक लाना पड़ेगा। इस रोवर में पहली बार एक ड्रिल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इसके ज़रिए ये मार्स की चट्टानों और मिट्टी से ये सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और एक कैप्सूल में भरकर स्टोर कर लेगा। फ्यूचर में नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मिलकर एक मार्स मिशन करने वाले हैं। उस मिशन में इन सैंपल्स के कैप्सूल्स को पृथ्वी तक लाया जाएगा। नासा और ईएसए के कंबाइंड मार्स मिशन में कैसे सैंपल्स को पृथ्वी तक लाया जाएगा और उस मिशन में क्या क्या होगा, उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना। और मिशन का फोर्थ ऑब्जेक्टिव है
प्रिपरेशन फॉर ह्यूमंस मतलब फ्यूचर में जो ह्यूमन मिशन होने वाले हैं उसकी तैयारी करना। अगर कभी इंसान मार्स पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पृथ्वी से हम एक लिमिटेड मात्रा में ही मार्स पर ऑक्सीजन ले जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूल का लोड होता है, रॉकेट का खुद का अपना वज़न होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया जाता है जिससे मार्स पर ही ऑक्सीजन बनाई जा सके तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें सामने से हट जाएगी। इसे कहते हैं इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है हम जहाँ जाने वाले हैं वहीं के रिसोर्सेज का यूज़ खुद के जीने के लिए किया जाए। सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स में से एक सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। मार्स के एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली गैसेस में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन तो बस सिर्फ नाम की ही है, 0.16%। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो अगर इन 2 ऑक्सीजन के एटम को अलग कर लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से और इन दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़कर एक O2 का मॉलिक्यूल बना दिया जाए तो वो ऑक्सीजन गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ फोटोसिंथेसिस से होती है। वही काम मार्स पर साइंटिस्ट मॉक्सी के ज़रिए करना चाहते हैं। इस रोवर में एडवांस साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा माइक्रोफोन भी लगाया गया है। माइक्रोफोन मतलब साउंड रिकॉर्डर। तो इसमें ये एक नई चीज़ है। इससे पहले मार्स पर जितने भी मिशन गए हैं उनसे हमने साउंड आज तक नहीं सुना है कि मार्स पर आखिर कैसी आवाज़ आती है। अब हम पहली बार माइक्रोफोन के ज़रिए मार्स की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों वो ये आवाज़ है। इस आवाज़ में रोवर का साउंड भी मिक्स है। अब फिल्टर की हुई आवाज़ सुनिए, इसमें रोवर का साउंड नहीं है। तो दोस्तों ये मार्स की पहली रिकॉर्ड की गई आवाज़ थी। इस मिशन में एक अलग चीज़ भी है। परसिवरेंस रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर ड्रोन भी भेजा गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी है। जब इंजेन्युइटी मार्स पर अपनी उड़ान भरेगा तो रोवर में जो कैमरे लगे हैं हम उनकी मदद से पहली बार मार्स पर कोई फ्लाइट देख पाएंगे। अगर ये सफल हुआ तो ये बस 30 डेज़ का एक फ़्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है, ये देखने के लिए कि मार्स पर हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना पॉसिबल है। क्योंकि मार्स की ग्रेविटी वीक है अर्थ के कंपेयर में। पृथ्वी की ग्रेविटी का 38% ग्रेविटी मार्स पर है और मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले बहुत पतला है। तो हेलीकॉप्टर के पंखों को वहाँ की हवा से वो पुश नहीं मिलेगा जो उन्हें इधर पृथ्वी की डेंस हवा से मिलता है। इसकी टेस्टिंग के लिए पृथ्वी पर एक मार्स जैसा एनवायरनमेंट बनाया गया था। फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत बार इसके डिज़ाइंस चेंज किए गए। पृथ्वी में मार्स जैसे बनाए गए एनवायरनमेंट में हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग जब सफल रही तब इसे रोवर के साथ भेजा गया, ये देखने के लिए कि वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ पाता है कि नहीं। हेलीकॉप्टर से ये फ़ायदा है कि इसके कैमरे को व्यू बहुत बड़ा मिलेगा। फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से हेलीकॉप्टर और रोवर साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर रोवर के लिए बेस्ट रूट खोजने की कोशिश करेगा और रोवर के संपर्क में रहेगा और ऊंचाई से ली हुई इमेजेस को रोवर की मदद से रियल टाइम डेटा पृथ्वी पर भेजता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।